यहां एल्यूमिनियम से बने एक स्लैब को सस्पेंड करके थोड़ा खींचकर छोड़ दिया गया। इससे वो काफी देर तक आगे पीछे ऑसिलेट करता रहा। पर अगर इसी स्लैब को हम मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स के बीच बने मैग्नेटिक फील्ड से पार करें तो वो तुरंत रुक जाता है। यहां ध्यान रखें कि मैग्नेट एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट नहीं करता। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा एडी करंट के कारण होता है। स्लैब के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने पर और वहां से बाहर निकलने पर स्लैब के अंदर के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिससे स्लैब में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो उसे इस स्लैब के मोशन से मिलता है। इसीलिए स्लैब जल्द ही रुक जाता है और स्लैब में बने इसी करंट को एडी करंट कहा जाता है। चलिए एडी करंट का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां नीचे आप एक कॉपर का मोटा स्लैब देख रहे हैं। कॉपर भी मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होता। अगर एक मैग्नेट को इसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो मैग्नेट बहुत धीरे धीरे गिरता है। यहां भी कारण एडी करंट ही है। जब मैग्नेट गिरने लगता है तो मैग्नेट के करीब आने से स्लैब में बने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और एडी करंट इंड्यूस्ड होता है। इस करंट को एनर्जी उसी गिरते हुए मैग्नेट के काइनेटिक एनर्जी से मिलता है। इसी कारण से मैग्नेट धीरे धीरे गिरता है। इसी एडी करंट का इस्तेमाल करके तरह तरह के इक्विपमेंट्स जैसे कि मैग्नेटिक ब्रेक, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक पावर मीटर वगैरह बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो इन इक्विपमेंट्स पे किसी और वीडियो में बात होगी। इक्विपमेंट का नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फिलहाल चलिए एडी करंट को डिटेल्स में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेज लॉ और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स से समझते हैं। तो यहां सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एल्यूमिनियम स्लैब का जो पेंडुलम है उसे। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नेट है, हम मान लेते हैं चलिए कि ये जो साइड है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये पीछे वाला जो सरफेस है ये इसका साउथ पोल है। इन दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर ये वाला साउथ पोल है मैग्नेट का, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगा यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगा। यहाँ भी मैं एक ड्रॉ कर लूँ, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो स्लैब है ये स्लैब एंटर कर रहा है। लेट से इसका मोशन अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये मूव कर रहा है। यहाँ से अंदर आ रहा, फिर आगे चल के यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल फ्रंट व्यू देख रहे हैं। यहाँ से ये अंदर आ रहा फील्ड के अंदर और यहाँ से ये बाहर निकल रहा, और मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ स्क्रीन से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो फिर यहाँ पर अगर आप देखें, इस रीजन को अगर आप देखें तो ये रीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने से क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है जो पहले नहीं था। जब ये स्लैब जो है एल्यूमिनियम स्लैब जब इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था तब वो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में नहीं था। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर। और देखिए हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होता है फ्लक्स। तो जो फ्लक्स पहले नहीं था और फ्लक्स बन रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, सब बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस के हर एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही साथ सरफेस एरिया जो है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, एज वेक्टर उसे हम कंसीडर करते हैं, एरिया वेक्टर। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। और यहाँ पर चूंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो हमें पता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो आगे चल के इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जनरेट करेगा। उसी को हम एडी करंट कहते हैं। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स के
रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक नेगेटिव साइन होता है। फिलहाल तो नेगेटिव साइन के साथ आप बॉदर ना करें कि क्या है एग्जैक्टली इसका मतलब। तो ये जो है ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज होने के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। यहाँ पर इस रीजन में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर कर रहा, तो यहाँ पर इसमें कुछ फ्लक्स बन रहा जो पहले नहीं था। जब ये फील्ड के बाहर था तो फ्लक्स नहीं था, अब फ्लक्स बन रहा, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। उस फ्लक्स के चेंज के कारण, उस फ्लक्स में जो चेंज हो रहा उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक करंट, जिस करंट को हम एडी करंट कहते हैं, ये एडी करंट बनेगा, एडी करंट बनेगा। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि ये जो एडी करंट होगा यहाँ पर, ये एडी करंट किस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर आएगा लेंजेस लॉ। हमारे पास है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में बनता है ताकि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने, इस करंट के कारण भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इसके कॉज को रेजिस्ट करेगा। अब देखिए इसका कॉज क्या है, ये जो मोशन हो रहा है ये इसका कॉज है, तो उस मोशन को ये रेजिस्ट करेगा, उसी से ये एनर्जी लेगा, इसीलिए इसका मोशन धीरे हो जाएगा। अब एक दूसरे तरीके से देखते हैं। यहां पर ये जो स्लैब है, ये स्लैब इस रीजन में एंटर कर रहा, तो इसका फ्लक्स जो है, इसका फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो फ्लक्स जो है क्यों बन रहा है? वो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट में बन रहा है, इन पॉइंट्स में पीछे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो इन मैग्नेट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यही मैग्नेटिक फील्ड इसमें फ्लक्स का कारण है। ये जो सरफेस है, ये जो रीजन है, इस रीजन में जो फ्लक्स है, उस फ्लक्स के पीछे कारण है इन दो मैग्नेटिक पोल्स के कारण बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ये इंक्रीज कर रहा है, ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो उस फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए यहां पर एडी करंट इस तरह से सेटअप होगा कि ये फ्लक्स जो है ये रिड्यूस करे। तो एडी करंट इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मैं आई लगा दे रहा हूं, इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सामने की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। तो सामने की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड को, बाहर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो, तो ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला फेस जो होगा, सामने वाला फेस जो है, ये नॉर्थ पोल का काम करेगा। तो नॉर्थ पोल का काम करने के लिए जो करंट है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना होगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना होगा। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस सरफेस में हर एक जगह पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से करंट का फ्लो होगा। स्वर्लिंग एडी जैसा होता है, घूमता हुआ जो हवा का करंट होता है, पानी का करंट होता है, उसके एडी की तरह यहाँ इसका करंट का स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे एडी करंट कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट कहीं पर भी फ्लो कर सकता है, ये कोई वायर नहीं है, वायर का लूप नहीं है, ये एक सॉलिड सरफेस है, तो हर एक जगह पे करंट फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से हर एक जगह पे इस तरह से एडी की तरह करंट फ्लो करेगा, और उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि सामने वाला फेस जो है ये नॉर्थ पोल का काम करे और इसके पीछे वाला फेस जो है वो साउथ पोल का काम करे। अब आप अगर इस फिगर में देखें तो वहां पर हो क्या रहा है, ये जो फेस है ये फेस नॉर्थ पोल है, ये वाला फेस जो है ये नॉर्थ पोल का काम कर रहा है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और ये जो है ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब उस रीजन में, इस रीजन में एक ऐसा मैग्नेट एंटर कर रहा, अब करंट के कारण ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ये एल्यूमिनियम का जो स्लैब है वो, उस रीजन में एक ऐसा स्लैब एंटर कर रहा है जिसका नॉर्थ पोल, ये जो साइड है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा करंट के कारण, और पीछे वाला सरफेस जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो देखें नॉर्थ पोल वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ एंटर कर रहा, और पीछे जो साउथ पोल बन रहा वो साउथ पोल की तरफ है और वो एंटर कर रहा। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रेपेल करेगा, ये साउथ पोल पीछे वाला जो साउथ पोल है उसे रेपेल करेगा, और ये एंटर होने से रेजिस्ट करेगा। अब जब देखिए बाहर निकल रहा है तब क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है तब इसका ठीक उल्टा होगा। बाहर निकलते समय देखिए फ्लक्स डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट में
पीछे की तरफ, यहाँ भी पीछे की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कारण फ्लक्स बन रहा, लेकिन इस केस में फ्लक्स रिड्यूस कर रहा। उस रिडक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर एडी करंट ऐसा बनेगा कि उसका डायरेक्शन इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और इस फ्लक्स को रिड्यूस होने से रोकने का कोशिश करेगा। मतलब अब ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो है ये साउथ पोल का काम करेगा, साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। मतलब एडी करंट जो है, एडी करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगा, इस तरह से एडी की तरह ये उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। अब देखिए आप, अगर ये वाला सरफेस, ये एल्यूमिनियम स्लैब वाला सरफेस अगर साउथ पोल का काम करे और पीछे वाला सरफेस अगर नॉर्थ पोल का काम करे, तो अब देखिए ये जो मैग्नेट है इसका, जो ये वाला नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और पीछे वाला यहाँ मैग्नेट का जो साउथ पोल है और पीछे जो स्लैब के पीछे जो नॉर्थ पोल बन रहा है, ये साउथ पोल उस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये स्लैब जिस तेजी से बाहर निकलना चाहिए उस तेजी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अंदर घुसते समय भी उसे रेजिस्टेंस हो रहा कि अंदर घुसने से वो रोक रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर निकलते समय भी मैग्नेटिक फील्ड उसे उस तेजी से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। मतलब अंदर घुसते समय भी रेजिस्टेंस, बाहर निकलते समय भी रेजिस्टेंस, रुकावट है। इसीलिए ये बहुत जल्दी इस तरह से ऑसिलेट करते हुए बहुत जल्दी रुक जाएगा। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं और दूसरे केस में जहां यहाँ कॉपर स्लैब है, इस केस में आते हैं। इसको अब हम एक दूसरे तरीके से हम लोग इसे समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस बार हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ पर आप देखें मैग्नेट के बिल्कुल बीचों बीच से, लेट्स से कि ये नॉर्थ पोल है इसका मैग्नेट का, और ऊपर वाला फेस जो है ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच मैग्नेट के निचले वाला सरफेस के बिल्कुल बीचों बीच से जो फील्ड लाइन निकलेगा वो फील्ड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन बाहर की तरफ से जो फील्ड लाइन निकलेगा वो इस तरह से बाहर फ्रिंज कर जाएगा, इस तरह से वो बाहर की तरफ फ्रिंज करेगा। इधर से अगर देखें तो ये इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम कंसीडर करते हैं इस जगह पे एक चार्ज कंसीडर करते हैं। लेट्स से वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, फिलहाल उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक चार्ज है मान ले। अब इस चार्ज में बेसिकली तो आप देखिए यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा था, ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन ये इक्विवेलेंट होता है अगर हम मान ले कि ये जो स्लैब है, सर्कुलर स्लैब जो है, ये स्लैब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और मैग्नेट में कोई मोशन नहीं है। मतलब हम मैग्नेट के रेस्पेक्ट में इसका मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, स्लैब के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेट। तो हम मान सकते हैं कि मैग्नेट स्थिर है। मैग्नेट के पर्सपेक्ट में अगर देखा जाए, उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो मैग्नेट स्थिर है, रुका हुआ है, और ये स्लैब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो दोनों बात बराबर है। अगर फिजिकल लॉज की बात करें तो चाहे आप माने मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा हो तो जिस तरह का फिजिकल लॉज यहाँ पर लगेगा, अगर मैग्नेट रुका हुआ हो और ये स्लैब ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो तो उसी तरह का फिजिकल लॉज एप्लीकेबल होगा। हमें इतना भी अहंकारी नहीं होना चाहिए कि हमें अगर कुछ स्थिर दिखे तो हम मान ले वही स्थिर है, और हमें जो चलता हुआ दिखे हम मान ले कि वही मोशन में है। ये तो अहंकार है। बेसिकली फिजिक्स के लॉ रिलेटिव होता है। सो रिलेटिव मोशन आप आगे चल के जब स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है रिलेटिव मोशन क्या है, तो उसी के हिसाब से फिजिकल लॉज एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये स्लैब जो है, ये स्लैब ऊपर की तरफ चढ़ रहा। अब इस चार्ज में किस तरह से फोर्स अप्लाई होगा, देखिए ये चार्ज हम मानेंगे कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा, मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ साथ ही साथ ये इस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ अगर इसी फ्रिंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आगे बढ़ाए तो ये इस तरह से इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बिल्कुल इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं है। देखे ये थोड़ा सा एंगल बनाया हुआ है, नॉर्मल नहीं है। तो इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में हम बना सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट
नॉर्मल डायरेक्शन में B1 नाम दे देते हैं इसे, और एक इस सरफेस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का ही कंपोनेंट, इसे B2 नाम दे देते हैं। चलिए ओके, यहाँ पर आप देखें ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और B1 उस जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो कंपोनेंट है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है, उसके एंटी पैरेलल मोशन है। मतलब इस मोशन के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और ये जो मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ इस चार्ज्ड पार्टिकल का, इन दोनों के कारण किसी भी तरह का मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मतलब पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल इस डायरेक्शन में अगर मूव करे तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन इस दूसरे वाले केस में B2 वाले कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, उस कंपोनेंट का असर इस मोशन पे होगा। यहां पर देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट और इस मोशन के कारण इस चार्ज्ड पार्टिकल पे एक फोर्स एप्लीकेबल होगा। वो फोर्स हम पता करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये जो फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है और थंब है, इसे हमें स्ट्रेच करके रखना होता है लेफ्ट हैंड के। तो इसे स्ट्रेच करने के बाद ये फोर फिंगर इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर चार्ज्ड पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो थंब है उस पे लगा हुआ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी अगर हम माने कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन इस तरह के क्रिस्टल्स में, इस कॉपर प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्रिस्टल लैटिस में बाउंड होता है, ये मूव नहीं कर सकता है। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो यहाँ जो हम यहाँ पर ये जो फोर्स देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज पे लगा हुआ फोर्स देख रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा। ये जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है नेगेटिव चार्ज पे मतलब इलेक्ट्रॉन पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और हमें पता है जो कन्वेंशनल करंट होता है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि जो करंट है कन्वेंशनल करंट, उसका डायरेक्शन है ये, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड होगा या जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में करंट बनेगा। तो करंट भी इसी डायरेक्शन में बनता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर एक चार्ज्ड पार्टिकल को कंसीडर करें, यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल को कंसीडर करें, तो उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियली सरफेस पे इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। इसका भी मोशन इस डायरेक्शन में है, इसके कारण कोई फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के इस कंपोनेंट के कारण इस पे एक फोर्स एप्लीकेबल होगा। नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स एप्लीकेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स एप्लीकेबल होगा। मतलब इस जगह पे जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन होगा ये। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर स्लैब है तो इस स्लैब पे इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। करंट का डायरेक्शन जो है, करंट का डायरेक्शन हमें इस तरह से मिल रहा है, ऐसे करंट का हमें डायरेक्शन मिल रहा है। मतलब करंट कैसा बनेगा, करंट यहाँ पर सर्कुलर करंट बनेगा, इस तरह से करंट फॉर्म करेगा, इस तरह से सर्कल्स में करंट फॉर्म करेगा। यहाँ पर अगर आप करंट के डायरेक्शन को देखें तो ये करंट का डायरेक्शन पूरी तरह से ये इंडिकेट कर रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्थ पोल, ये फेस जो है नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। अगर ये वाला कॉपर प्लेट के अपर सरफेस जो है वो अगर नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाए इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ अगर इस डायरेक्शन में बनाए, एडी करंट जो है ये करंट एडी करंट है। ये एडी करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ बनाए, ऊपर वाला सरफेस अगर नॉर्थ पोल का काम करे, तो देखिए इस नॉर्थ पोल को जो कि नीचे की तरफ है, नीचे वाले फेस में है, उस नॉर्थ पोल को ये रेपेल करेगा। और रेपेल करेगा इसीलिए ये जो मैग्नेट है ये उस स्पीड से नहीं गिरेगा, उस एक्सीलरेशन से नहीं गिरेगा या उस काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं गिरेगा जैसा कि उसे गिरना चाहिए था अगर एडी करंट ना बनता। तो इसीलिए ये मैग्नेट धीरे धीरे गिरता है।
तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एडी करंट का। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इंडक्टेंस पे बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे बात करेंगे। तो पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।